हेलो सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पर्वत पठार एवं मैदान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कॉन्सेप्ट सहित विस्तार पूर्वक हल देखेंगे और इस तरह से कॉन्सेप्ट की हम लोग चर्चा करेंगे तथा समझ भी लेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर प्रश्न भी और भी पूछा जाए तो वो सभी प्रश्नों का हल हो जाए। तो आइए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है। तो ये हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 26%, 30%, 33% और 41%। यानी स्थल मंडल जो पूरे विश्व में जो स्थल मंडल है कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो जो पर्वतों का विस्तार है वह मात्र कितना है? वह है 30 से 33%। यानी कहने का मतलब 30% नहीं, 26%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 26% हो जाएगा। और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि पूरे जो विश्व है उस विश्व में से जो मैदान की गणना है वह किस श्रेणी में की गई है तथा जो खाद्य उत्पादन वस्तुओं किया जाता हुआ मैदान के कितने परसेंट पर भाग पर किया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे 85% भाग पर वो देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर विश्व के सभ्यता का पालन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो यही स्थल मंडल से रिलेटेड दो तीन प्रश्न होंगे जिन सभी पर चर्चा करेंगे। तो ये जान लीजिए कि स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल का जो पर्वतों का विस्तार हुआ मात्र 26% है, ना ही 30 और ना ही 33%। तो देखा जाए थोड़ा पर्वतों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पर्वत ऐसे होते हैं जो सुस्पष्ट उच्च भूमि होते हैं जिनमें एक या एक से अत्यधिक शिखर, इस तरह से शिखर होते हैं। उनका जो ढाल होता है वह तीव्र, वह शिखर क्षेत्र जो होता है वह संकुचित होता है। ढाल तीव्र होता है और शिखर क्षेत्र संकुचित यानी कि सिकड़ा हुआ होता है, संकीर्ण होता है। निम्न भाग में इसका जो ढाल होता है, जो निम्न भाग बोले तो बीच में हो गया, निम्न भाग में इसका जो ढाल 25 से 35 डिग्री तक होता है, पर शिखरों के समीप जो ढाल होता है अत्यधिक तीव्र एवं खड़ी होता है। यही पर्वत कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 2 में, पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? अब हम लोगों ने देखा कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों था, जिसमें 26%। उसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना कि जो विश्व में जो उत्पन्न होने वाले जो फसल हैं, खाद्य उत्पादन वस्तुओं हैं, वह लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो यही स्थल मंडल के जो पूरे मैदान है उस मैदानी भागों में से 85% पर जो है क्या किया जाता है? फसलों एवं खाद्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना कि जो विश्व के कुल जनसंख्या है वह कितना प्रतिशत मैदानों में निवास करती है? तो जो मैदान में निवास करती है पूरे जनसंख्या का वह 90%। तो ये सभी प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर करा पर्वतों की गणना किस श्रेणी के, तो वह जो श्रेणी है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ये श्रेणी क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। तो श्रेणी कहने का मतलब हो गया कि किसी क्षेत्र में अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित जो भी अपर्दन होता है, अपर्दन कुछ भी तरीके से हो सकता है, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, दाब के माध्यम से। तो जो भी अपर्दन द्वारा प्रभावित हो सकने वाली उपलब्ध ऊंचाई का जो स्थानीय ऊंचावच होता है वही कहलाता है प्रथम श्रेणी। उसके अंतर्गत में द्वितीय श्रेणी ऊंचावच और तृतीय श्रेणी यानी आप आराम भाषा से समझ सकते हैं कि अपर्दन की प्रक्रिया से प्रभावित हो सकने वाली उपलब्ध ऊंचाई के स्थान को ही ऊंचावच कहते हैं। और उस ऊंचावच के अंतर्गत में 3 ऊंचावच श्रेणी को रखा गया। कौन कौन से 3 ऊंचावच श्रेणी को रखा गया? पहला प्रथम श्रेणी को रखा गया, द्वितीय श्रेणी ऊंचावच। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में महासागरीय एवं महाद्वीप आते हैं और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत में आ गए पर्वत, आ गए पठार, आ गए झील, आ गए। और तृतीय श्रेणी ऊंचावच के अंतर्गत में आ जाते हैं द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच पर जो निर्मित विकसित स्थलाक रूपों के जो रूप हैं, जिसमें से बहता हुआ पानी, पवन, हिमानी, ये तृतीय ऊंचावच श्रेणी में। तो ध्यान में रखिएगा। तो जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, झील ये द्वितीय श्रेणी ऊंचावच में आ जाएंगे। प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेगा। प्रथम में महासागरीय एवं महाद्वीपीय क्षेत्र के ऊंचावच आ जाएंगे और तृतीय श्रेणी में जो द्वितीय श्रेणी पर जो ऊंचावच बनेंगे वह आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत में बहता हुआ पानी, नदी, पवन, हिमानी ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 3 में, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत? मात्र 1%। कारण क्या कि अभी हम लोगों ने पढ़ा जो पर्वत होता है उसकी जो काफ़ी सुस्पष्ट ऐसे उच्च भूमि होती है जो एक ओर तो अत्यधिक तीव्र होती है और दूसरी ओर काफ़ी ढलान होता है। जो शिखर होता है काफ़ी तीव्र होता है, तो रहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई जाता है तो हवा का दबाव भी कम हो जाता, दाब भी कम हो जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण क्या हो जाता है, विश्व पर पर्वतों की जो जनसंख्या मात्र 1% निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 4 में करा, पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह एक सिद्धांत है जो आगे एक और सिद्धांत है जो भूसन्निधि सिद्धांत, उससे भी हम लोग देखेंगे। तो भूसन्निधि सिद्धांत जो किनके द्वारा दिया गया था? वह डेली के द्वारा दिया गया था। डेली उसमें डाना थे, है ना, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर करा है कि
संबंधित रेडियो सक्रियता का सिद्धांत यह जो दिया गया था, ये किनके द्वारा दिया गया था? यह जॉली के द्वारा, उन्हीं के द्वारा यह संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत दिया गया था, जिसके माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने पता लगाया। नेक्स्ट 5वां में देखिए, पर्वत निर्माणक भूसन्निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में जो रेडियो सक्रियता सिद्धांत था वह जॉली ने बताया कि किस तरह से रेडियो सक्रियता के माध्यम से उन्होंने इसके उत्पत्ति का एक थ्योरी दिया। उसके बाद करा पर्वतों के निर्माण भूसन्निधि सिद्धांत। ये जो भूसन्निधि सिद्धांत है काफ़ी पर्याप्त और काफ़ी उपयुक्त, साइंटिस्ट लोग इसी को मानते हैं। यह होता क्या है? तो पहले है जो भूसन्निधि सिद्धांत को समझने के लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि भूसन्निधि क्या होता है। देखिए, भूसन्निधि क्या होता है? पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली, जो भूपटल है उस पर पाई जाने वाली लंबी एवं संकीर्ण गर्त होता है। इस तरह से गर्त बना हुआ रहता है और उस गर्त में समानता महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। जो जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर होता है। इसमें क्या हो जाता है, जो भी सेंडिमेंटल अवसाद होते हैं वो धीरे धीरे आकर इसमें जमा होते जाते हैं, यानी दोनों ओर महाद्वीपों के से अपरदित पदार्थ का इसमें निक्षेपण होता रहता है और जिसमें धसान की क्रिया घटित होती रहती है। और बाद में जब क्या होगा, प्लेटों का इस पर दबाव पड़ेगा तब इसमें संपीड़न उत्पन्न होगा और यह संपीड़न उत्पन्न होगा तो यह क्या होगा, यह ऊपर की ओर उभरेगा, जिसके कारण वलित पर्वत अर्थात मोड़दार। स्वाभाविक सी बात है, जब इस पर पूरा प्लेटों का जब क्या होगा, दबाव पड़ेगा तो इसमें संपीड़न आएगा। संपीड़न के कारण इसमें क्या हो जाएगा, ऐंठन आ जाएगा, यानी घुमावदार हो जाएगा। उसे ही वलित पर्वत कहते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसी थ्योरी से वो भी निकलेगा। तो यह जो थ्योरी किन के द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था ऑप्शन में जेफरीज, होम्स, डेली और कोबर। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा कोबर के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 6 में। कह रहा विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो जो वलित पर्वत है उसकी जो रचना है वह कितने मिलियन वर्ष, 400, 320, 230। देखिए, अभी हम लोग पहले ये समझेंगे कि वलित पर्वतों का निर्माण किस तरह से होता है। तो वलित पर्वतों का निर्माण यही भूसन्निधि सिद्धांत है, उसी के माध्यम से क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। भूसन्निधि क्या था? जिसमें हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के भूपटल पर जो पाई जाने वाली लंबी एवं संकीर्ण गर्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, भूसन्निधि कहते हैं। ये समानता कहाँ पर होती है, भूसन्निधियाँ बनती है? तो ये महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में, जो तट क्षेत्र होता है वहीं पर बनती है। इसमें दोनों ओर से महाद्वीपों के अपरदित पदार्थ, अपरदित माने वही सेंडिमेंटल हो गया, कण हो गया, छोटा छोटा जो भी अपरदित पदार्थ हैं महाद्वीपों के, वो इसमें क्या हो जाते, धीरे धीरे इसमें भरता जाता है और वह क्या होता है, इसमें धसान की क्रिया, जैसे जैसे धंसता जाता है धसान की क्रिया होता रहता है और उसी के बाद क्या हो जाता है कि उसमें जो दो प्लेटों आपस में करीब आते हैं, तो करीब आने के कारण इसमें दबाव होता है और दबाव के कारण इसमें ऐंठन आता है, यानी कि यह सिकुड़ता जाता है, दबाव पड़ता है और जिसके कारण वलित पर्वत अर्थात मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। इसलिए वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है भूसन्निधि सिद्धांत के माध्यम से जिस तरह से वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो ध्यान में रखेंगे, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के बाद वलित पर्वत अर्थात मुर्दार पर्वत का निर्माण के बारे में यह माना जाता है कि भूसन्निधियों के जो जमाव अवसादों के दो प्लेटों के करीब के आपस आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के ऊपर उठने, यानी जब दबेगा तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह से ऊपर भी उठ जाएगा ये, तो उसी के कारण इसका निर्माण होता है। जिसमें कौन कौन से आते हैं, एल्पस पर्वत हो गया, वह भी जो भारत में हिमालय पर्वत है, उसके बाद हो गया और भी जो नवीन वलित पर्वत में हिमालय, यूराल, एंडीज, ये सभी हैं। तो ध्यान में रखिएगा, एल्पस, एंडीज, हिमालय, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा। तो इसकी उत्पत्ति लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। साथ में देखिएगा, नवीनतम पर्वतमाला क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नवीनतम पर्वतमाला अर्थात ऑप्शन में है कि सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकीज और यूराल, ये सभी पर्वत हैं। तो देखिए, नवीनतम पर्वतमाला भी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से वलित पर्वत अर्थात मुर्दार पर्वत के निर्माण के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसमें भूसन्निधि में जो भूसन्निधियाँ था उसमें जो जमा अवसाद था उसमें उसके कारण दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़कर सिलवटों के ऊपर उठने के कारण क्या हुआ था, टर्सरी युग में बने पर्वतों को वलित पर्वत का नाम दिया गया। उसमें से हिमालय, एंडीज, ये सभी बलि पर्वत। उसमें से विश्व के जो सबसे नवीनतम पर्वत आते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, हिमालय आते हैं, यूराल आते हैं। तो हिमालय तो ऑप्शन में है नहीं, यूराल है तो यूराल हो जाएगा। उसके बाद एंडीज है तो एंडीज भी ऑप्शन में नहीं है, तो यूराल इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है कहाँ, ये यूराल पर्वत गोलाकार है, यह यूरोप में है। यूराल पर्वत यूरोप नहीं, मिस्टेक्स हो गई, ये रूस में है ना। तो ध्यान में रखिएगा, हाँ तो यूरोप का ही है ना, यूरोप का ही रूस में है, मतलब उसमें कोई कहाँ है ये,
रूस तो अलग हो गया, यह रूस में है, तो ध्यान में रखिएगा यह गोलाकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 8 हिमालय पर्वत श्रृंखला किस उदाहरण से है। देखिए यूरोप और यूरोप में जो 49 देश आते हैं, है ना, तो यूरोप जो महादेश है उसमें 49 देशों से मिलकर बना है, तो जबकि यूराल जो कहाँ है वह रूस में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 8 हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। अभी हम लोगों ने जाना कि बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत। आइए इन सभी को पहले हम लोग जान लेते हैं। बलित पर्वत क्या था, अभी हम लोगों ने देखा कि भूसनतियों में जो जमा अवसाद था, दो प्लेटों के आपस, दो प्लेट जैसे जो भूसनति बना। भूसनति क्या था कि पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंबी एवं संकरी गर्त होता है। इस गर्त में समानता महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यह जो गर्त कहाँ उत्पन्न ज़्यादा होता है, जो महाद्वीप के तट वाला किनारा वाला क्षेत्र होता है। और इन दोनों, और इसमें दोनों ओर से महाद्वीप के जो अपरदित पदार्थ रहते हैं नहीं, अवसाद, छोटे छोटे कण, कचरा उचरा जो भी कहिए, आमतौर से जो क्या हो गया, नदियों के कारण, इसमें क्षेपण के कारण इसमें क्या हो गया, भरता गया, जिसके कारण इसमें धंसाव आया। उसके बाद जब जमा हो गया अवसाद तो दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण क्या हो गया, दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से क्या हुआ, वलित पर्वत का निर्माण हुआ। अर्थात इसमें क्या हो गया, चट्टानों में आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ एवं बलन पड़ने लगा, जिसके कारण यह ऊपर उठ गया, और जब ऊपर उठा तो बलित पर्वत का निर्माण हुआ। उसमें से नवीन बलित पर्वत, उसके बाद पुराने बलित पर्वत, ये सभी आते थे। बलित पर्वत का हो गया। बलित पर्वत हम लोग, ज्वालामुखी पर्वत क्या था, ज्वालामुखी पर्वत में हम लोगों ने देखा था किस तरह से दुर्बल मंडल से जो तरित पदार्थ था, जब वह पृथ्वी के क्या आ रहा था, मेंटल पर आ रहा था, तो मेंटल वाले भाग पर आ रहा था तो वो मैग्मा कर आ रहा था। जब भूपट्टी के ऊपर धरातल पर आ रहा था तो वो लावा कर रहा था। जब वो लावा ठंडा हो रहा था तो ठंडा के निर्माण से वह अग्नि चट्टान बन रहा था। उसके बाद जो उसके जो चट्टानों के निर्माण से जो पर्वत का निर्माण हो रहा था, ज्वालामुखी चट्टान, जिसमें कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हम लोगों ने देखा था, जो इक्वाडोर में अवस्थित है, जो 5,897 मीटर ऊंचा था, तो वो ज्वालामुखी पठार था, यानी ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत को ज्वालामुखी पठार हम लोगों ने कहा। अवशिष्ट पर्वत क्या था, अवशिष्ट पर्वत देखिए क्या है, जब अपर्दनकारी शक्तियों द्वारा मौलिक पर्वत, जो भी मेन पर्वत है, अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप उसमें घर्षण और कटाव होता है, तो उसके अवशिष्ट भाग कटकर नीचे गिर जाते हैं और उससे निर्मित पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसके अंतर्गत में कौन आता है, जैसे आ गया विंध्याचल आ गया, सतपुड़ा आ गया, महादेव की पहाड़ियाँ आ गया, अरावली भी इसमें आ जाता है। तो ये सभी पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। तो हिमालय क्या है, अभी हम लोगों ने देखा जो हिमालय है वह वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, ये सभी जो हैं, और यूराल हो गया, वो सभी क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण है। और उसमें से दो तरह के, एक नवीन वलित पर्वत हैं और एक पुराने वलित पर्वत, जिसमें आप देखेंगे बाद में कि जो अरावली आ जाएगा वह पुराने वलित पर्वत में आ जाता है, जबकि एंडीज जो होता है और हिमालय हो जाता है जो नवीन बलवर पर्वत। अब एंडीज पर्वतमाला ऑप्शन है, अब अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। देखिए भ्रंशोत पर्वत क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि एक होता है वलित पर्वत। वलित पर्वत को ही मुर्दार पर्वत कहते हैं। मुर्दार क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होता है, यानी जब भूसनतियाँ उत्पन्न होती है, उस भूसनतियाँ में जब दो प्लेटों के करीब आने के कारण उसमें क्या होता है, जमा अपसेदों, जो जमा अवसाद रहता है वह दबकर सिकुड़ने लगते हैं। जब दबकर सिकुड़ने लगते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, वह सिलवटों के रूप में ऊपर उठने लगते हैं। इस तरह से दबाव के कारण ऊपर उठ जाते हैं और उसके कारण उसमें वल क्या होता है, मोड़ पड़ जाता है, वलन पड़ जाता है। इसके कारण उत्पन्न को वलित पर्वत कहते हैं, इसलिए वलित पर मुर्दार पर्वत भी कर देते हैं। अवशिष्ट पर्वत क्या था, जो मूल पर्वत में हम लोगों ने देखा कि उसमें जो अपर्दन के कारण घर्षण या कटाव होता है, अपर्दनकारी शक्तियों के कारण मौलिक पर्वतों में, उससे जो निर्मित होता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत, उसके बाद सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, ये सभी जो था अवशिष्ट पर्वत है। भ्रंशोत पर्वत क्या था, यानी भ्रंशोत पर्वत को अवरोध पर्वत भी कहते हैं या ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। तो ध्यान लीजिए, भ्रंशोत पर्वत रहे ऑप्शन में, या अवरोध, उसी को अवरोध पर्वत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनका निर्माण तनाव या खिंचाव से होता है, जिसमें भ्रंश या दरारें बन जाती है, एक और धंस जाता है, दूसरे कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। तो ये दरारों के समीप ऊपर ऊंचे भाग, उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। तो एंडीज पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है, तो एंडीज पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। कौन कौन हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, यूराल हो गया, और आल्पस भी आ जाता है, वो एंडीज ये वलित पर्वत में आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 10वां में, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अवशिष्ट पर्वत क्या है, अभी हम लोगों ने देखा जो अवशिष्ट पर्वत है वो क्या है कि जब अपर्दनकारी शक्तियों द्वारा मौलिक पर्वतों में घर्षण और कटाव होता है तो उससे अवशिष्ट भाग कटकर क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और इस प्रकार इनके अवशिष्ट से निर्मित जो पर्वत होते हैं उसको अवशिष्ट या
क्या कहते हैं, घर्षित पर्वत भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। तो वो मतलब मूल जो मौलिक पर्वत रहते हैं उसमें अपर्दनकारी शक्तियों के कारण, घर्षण या कटाव के कारण वो क्या होते हैं, घटकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार से बने अवशिष्ट पर्वत को, इस प्रकार से निर्मित अवशिष्ट से निर्मित पर्वत को अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कहते हैं। तो अरावली हो गया, अपलेशियन हो गया, फ्यूजियामा भी ध्यान से देखिए। फ्यूजियामा क्या है, फ्यूजियामा याद करिए, हम लोग ज्वालामुखी में पढ़े थे, जापान का फ्यूजियामा है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। विंध्याचल क्या था, विंध्याचल जो है ये हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जो विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, ये अवशिष्ट पर्वत है, यानी घर्षित पर्वत हैं। और अल्पेशियन देखेंगे, दक्षिणी स्पेशन जो न्यूजीलैंड में है। फिर अरावली है, तो ये सभी, अरावली तो आ जाएगा, ये बलित पर्वत में आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रश्न पूछेगा नवीन या पुराना तो पुराने बलित पर्वत में आ जाएगा। तो इसमें विंध्याचल है, तो प्रश्न में सही जवाब आप मारेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि अवशिष्ट पर्वत में नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है दिया हुआ, देखिए ऐसे अवशिष्ट में नहीं है ना। तो विंध्याचल भी है, अरावली भी है। अरावली तो ये पुराने बलित पर्वत में आएगा, ऐसे वो अवशिष्ट में भी आ जाएगा। तो विंध्याचल, अरावली और अल्पेशियन, ये तीनों जो है क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा क्या था, फ्यूजियामा भी हम लोग चर्चा किए थे कि यह जो क्या है, ज्वालामुखी पठार है जो जापान में पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब फ्यूजियामा हो जाएगा। 11 में देखिए, निम्न में से कौन भ्रंशोत पर्वत है। अभी हम लोगों ने जाना था भ्रंशोत पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते थे या अवरोधी पर्वत। क्यों इसे अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहते थे, क्योंकि जो इसका निर्माण है तनाव या खिंचाव के कारण, तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता था। इसमें भ्रंश या इसके कारण भ्रंश या दरारें बन जाती थी और उस दरारे के कारण एक भाग धंस जाता था और एक भाग ऊपर उठ जाता था। जो कुछ ऊपर उठे भाग होते थे उसी के ऊपर उठे भाग को ब्लॉक या अवरोध पर्वत कहते थे, इसी को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। अब ऑप्शन में कौन कौन है भ्रंशोत पर्वत, वासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवदा, इनमें सभी। आइए सभी के बारे में जानते हैं। ये वासजेस पर्वत कहाँ है, ये वासजेस है जो फ्रांस में अवस्थित है। फ्रांस कहाँ, ये यूरोप में है। यूरोप में कितने देश हैं, वह लगभग 49 देश हैं। तो वासजेस भी है, यह भी भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट, यह ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। तो यह भी हो गया यूरोप का, जर्मनी में, यह भी यूरोप महादेश में। सियादा नेवदा, ये देखिए सियादा जो सियरा नेवदा है यह कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया है कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेज कहाँ था, वासजेज फ्रांस में था। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ था, जर्मनी में था। और ये सियरा नेवदा कहाँ था, यह कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये सभी हैं जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 12 में कह रहा है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है रॉकीज, तो जान लीजिए इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा किए थे, एंडीज का चर्चा किए थे ना हम लोग इसमें ज्वालामुखी में जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर था, प्रशांत महासागर था, जिसमें हम लोग देखे थे जो विश्व का जो उसका क्या किया गया, जो ज्वालामुखी है उसका वितरण किया गया विश्व पेटी के रूप में, जिसमें हम लोग देखे थे कौन सा श्रृंखला था, ये प्रशांत महासागर का पेटी, जो हम लोग एंडीज पर्वत से वो स्टार्ट हुआ था, है ना। तो वहीं से, तो एंडीज पर्वत क्या है, वह दक्षिण अमेरिका में है। तो एंडीज हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। रॉकीज कहाँ है, या उत्तरी अमेरिका में है। एटलस कहाँ है, एटलस अफ्रीका में है। आल्पस क्या था, आल्पस अभी हम लोग देखे थे, दक्षिणी आल्पस क्या था, यह था न्यूजीलैंड में था। हिमालय कहाँ, हिमालय भारत में है ना, जिसका सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो आदि किस प्रकार के पर्वत है, तो हिमालय तो स्पष्ट वलित पर्वत है, एंडीज भी वलित पर्वत है। और उसके बाद हम लोग यूराल भी देखे थे, तो यूराल नहीं, ये सभी क्या है, यह वलित पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, रॉकीज, एटलस, आल्पस, हिमालय, ये सभी क्या हैं, वलित पर्वत है। तथा हम लोग यह भी जान लिए कि रॉकीज कहाँ है, एंडीज कहाँ है, एटलस कहाँ है, आल्पस कहाँ है, हिमालय कहाँ है। नेक्स्ट पर्वत देखिएगा, 13 में, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब कह रहा है वलित पर्वत, अब नवीन वलित पर्वत। अब पहले वलित पर्वत क्या था, वलित पर्वत में हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने देखा कि जो वलित पर्वत का निर्माण है भूसनतियों में। भूसनति क्या था, भूसनति था जो पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंबी एवं संकरी गर्त जो होता था। इस गर्त में क्या होते थे, समानता जो अवसाद आकर इसमें जम जाते थे। और यह जो गर्त बनता था, यह भूसनति कहाँ बनता था, यह बनता था मुख्यतः महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में उत्पन्न होता था, जिसमें दोनों और महाद्वीप से अपरदित पदार्थ जो भी है, अवसाद है, सेंडिमेंटल है, इसमें क्या होता था, निक्षेपण होता रहता था। और फिर इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे ये धंसता गया। तो उसके बाद जैसे ही इसमें जमा अवसाद हुआ, तो दो प्लेटों के जब आपस में करीब आया, तो करीब आने के कारण दब कर क्या होगा, सिकुड़ने लगा। और सिकुड़ने के रूप में क्या हो गया, ये सिलवटों के रूप में ये ऊपर उठने लगा,
और ये जब ये ऊपर उठना तो इसमें दबाव के कारण जो सिकुड़न इसमें आया, दबाव पड़ा, जिसके कारण क्या हो गया, सभी मुड़ गया, यानी मोड़दार पर्वत बन गया, ऐंठन उसमें आ गया। इसी के कारण बलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। उसका निर्माण इस प्रक्रिया के कारण हुआ, जिसके कारण मोड़दार पर्वत। तो आशा करते हैं कि आपको अब से कभी नहीं दिक्कत होगा। बलित पर्वत को मोड़दार पर्वत क्यों कहते हैं, इसका निर्माण ही इस तरह से हुआ है, जिसके कारण इसमें मोड़दार आ गया है, इसमें मुड़ाव आ गया, ऐंठन आया हुआ है। तो ये था बलित पर्वत। अब हम लोग इसमें नवीन बलित पर्वत और एक पुराना बलित पर्वत, जिसमें नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत में आप देखेंगे कौन कौन आ जाएगा नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत में। एक तो हिमालय आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा नवीन बलित पर्वत में, उसके बाद यूराल आ जाएगा, उसके बाद एंडीज आ जाएगा। तो देखिए हिमालय है ना, यूराल है। तो यूराल और आल्पस अगर ये दोनों प्रश्न में रहेगा तो उससे जो नवीन बलित पर्वत है वह आल्पस हो जाएगा। अगर आल्पस नहीं रहेगा तो आप यूराल में। तो अगर हिमालय तो ऑप्शन में है नहीं, हिमालय रहता तो हिमालय होता, क्योंकि वो सभी बलित पर्वत है। लेकिन इसमें जानना आपको नवीन बलित पर्वत। और वही अरावली भी आपके माइंड में उठ रहा हो कि अरावली भी आप बताएं नवीन, बिल्कुल ये बलित पर्वत है, लेकिन ये नवीन में नहीं, ये पुरातन में आता है, यानी सबसे पुराना बलित पर्वत में आता है। कभी कभी प्रश्न आपको यही देखे मिलेगा, भारत का सबसे या विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत, तो उसमें अरावली का आता है ना। तो ये पुराना माता, जबकि नवीन हमसे पूछा है तो आल्पस रहता। अगर आल्पस भी ऑप्शन में नहीं रहता तो आप यूराल मारते। अगर हिमालय रहता तो तीनों ऑप्शन में रहता तो पहले हिमालय होता। नेक्स्ट देखिए 14 में, निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है। कौन एक बलित पर्वत है, तो सहाद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी। अभी हम लोगों ने जाना कि बलित पर्वत क्या था, कि भूसनतियों में जमा अवसादों के दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में ऊपर उठने के कारण जो पर्वत का निर्माण हुआ वो बलित पर्वत हुआ। और जैसे ही सिलवटों जैसे ही दबकर सिकुड़ने होता है, जिसमें सिकुड़ने के कारण उसमें क्या होता है, मोड़ पाया जाता है, मोड़दार हो जाता है, ऐंठन उसमें आ जाता है, जिसके कारण बलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। अब बताइए सहाद्री क्या है। सहाद्री अब याद करिए, सहाद्री क्या है, सहाद्री पश्चिमी घाट में जो था कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पश्चिमी घाट को सहाद्री कहा जाता था। और इस सहाद्री का जो प्रमुख चोटी क्या था, एक कुंद्रेमुख था, है ना। ये भी ध्यान में रखना होगा आपको। याद करिए जब हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप हुए थे तो कुंद्रेमुख सहाद्री का सर्वोच्च चोटी था, जो 1892 मीटर था। वो तो अलग बात है, हम आपको रिपीट कर देंगे। अब सतपुड़ा क्या था, अब याद करिए। ये जो सतपुड़ा का श्रेणी है, जिसके बीच में क्या है, सतपुड़ा का श्रेणी विंध्याचल और सतपुड़ा, इसके ऊपर से नर्मदा और नीचे से ताप्ती नदी जाती है ना। इन दो नदियों का भी इसके अगल बगल से गुजरती है। ये जो और जो सतपुड़ा जो दोनों नदियाँ वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, यानी वो गाद अपने साथ नहीं ले जाती है, क्योंकि वो मतलब जो गुजरती है ना पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, कारण गाद उसमें नहीं बनता। तो ये सतपुड़ा श्रेणी जो हम लोग देखे थे, सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार था वह क्या था, पश्चिम से पूरब की ओर, जो मुख्यतः 3 भागों में बांट रही थी। जो सतपुड़ा श्रेणी का जो पश्चिम में क्या था, पश्चिम में सतपुड़ा श्रेणी का याद करिए कि राजपीपला की पहाड़ियाँ था, और मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ था, और पूरब में क्या था, मैकाले की पहाड़ियाँ। वही मैकाले का जो सर्वोच्च चोटी था वो क्या था, अमरकंटक, जिससे कौन कौन नदी निकल रही थी, इधर से नर्मदा भी निकल रही होती है, सोन भी निकल रही होती है, और महानदी भी निकल रही होती है। तो ये देखा, महादेव की पहाड़ियाँ भी था। तो ये था इस तरह से। और जो सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है ना। धूपगढ़ जो क्या है 1350 है। और जबकि जो मैकाले था वो तो सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग का ना सबसे सर्वोच्च चोटी 1000 समथिंग है। तो ये आपको हम एक बार रिवीजन कर दिए, वो भौतिक स्वरूप से हम लोग उसमें अध्ययन किए थे इसका, है ना। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि सहाद्री, सतपुड़ा भी जान लिया। नीलगिरी क्या था, नीलगिरी क्या था, वह पर्वत श्रेणी जहाँ पर क्या हो गया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो केंद्र बिंदु है जहाँ पर मिलता है, वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और हिमालय तो वलित पर्वत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, हिमालय हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 में करा सुमेलित करिए अवशिष्ट पर्वत सूची 1 और सूची 2 से। अब इसमें अवशिष्ट पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, खंड पर्वत है, वलित पर्वत है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सभी को समझते हुए हम लोग पढ़ लेंगे। अभी देखिए अवशिष्ट पर्वत, जब हम लोग चर्चा किए थे कि पर्वतों का निर्माण किस तरह से हुआ, जिसमें हम लोगों ने अभी जाना था कि जो पर्वत है उसमें से वलित पर्वत, जिसको मुर्दार पर्वत भी कहते हैं, दूसरा अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, फिर एक गुंबदाकार पर्वत, उसके बाद अवशिष्ट पर्वत, ये सभी पर्वत था। जिसमें से वलित पर्वत था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भूसनतियों में जमा अवसादों के दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में ऊपर उठने के कारण जो पर्वत का निर्माण हुआ वो वलित पर्वत कहलाया। अवशिष्ट पर्वत क्या था, अवशिष्ट पर्वत में हम लोगों ने जाना कि अपर्दनकारी शक्तियों के कारण जो मौलिक पर्वत होता है उसमें घर्षण या कटाव होता है। इसके अवशिष्ट भाग क्या होते हैं, कटकर नीचे गिर जाते हैं, और इस प्रकार इनके अवशिष्ट से निर्मित
पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यानी मौलिक पर्वत में अपर्दनकारी शक्तियों के कारण जो क्या होता है, घर्षण या कटाव होता है, उस घर्षण या कटाव से जो घर्षण या कटाव के अवशिष्ट से जो निर्मित पर्वत होता है अवशिष्ट पर्वत कहता है। जिसमें हम लोगों ने देखा था सतपुड़ा देखा था, विंध्याचल देखा था, महादेव की पहाड़ी, ये सभी अवशिष्ट पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या था, ज्वालामुखी के निर्माण के स्वरूप। ज्वालामुखी क्या था, ज्वालामुखी का था दुर्मल मंडल, यानी पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक, मतलब पृथ्वी के सबसे कोर में, आंतरिक भाग में, जहाँ से दुर्लभ मंडल से जो तरल पदार्थ निकलता है, जो पृथ्वी के क्या आता है, मेंटल पर आता है। जब पृथ्वी के मेंटल भाग में आता है उसे मैग्मा कहते हैं। जब पृथ्वी के भूपटल के धरातल पर जाता है तब वो लावा कहलाता है ना। और उसके बाद जो जैसे ही वो उससे जो निर्मित पर्वत होता है उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था कोटोपैक्सी, जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत के रूप में आता है, जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत भी। खंड पर्वत क्या था, अब देखिए, खंड पर्वत या बलित पर्वत, खंड पर्वत को ही हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश पर्वत, यह ध्यान में रखिएगा। भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। भ्रंश पर्वत क्या था, जो तनाव या खिंचाव के कारण उत्पन्न हो रहा था। तनाव या खिंचाव के कारण क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, दरारें आ रहा था। और दरारें में क्या हो रहा था, कुछ भाग धंस जाता था और कुछ भाग ऊपर उठ जाता था। तो जो ऊपर उठ जाता था वही ऊपर उठे भाग को अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहते थे। तो यही हो जाए खंड पर्वत। वलित पर्वत तो हम लोग समझे ही समझे शुरू में। तो अब हम लोग को मिलान करना है। अब बताइए वलित पर्वत में कौन आ जाएगा, स्वाभाविक हिमालय, सबसे पहला हिमालय है तो हिमालय ही वलित पर्वत होगा। और वह भी नवीन रहता तो नवीन हो जाता। खंड पर्वत भ्रंश पर्वत कहते थे। भ्रंश पर्वत में क्या हम लोगों ने देखा, तनाव या खिंचाव के कारण, खिंचाव की शक्तियों द्वारा जो निर्मित होता था पर्वत उसे कहते थे। जिसमें क्या हो जाता था, जिसमें इसके तनाव खिंचाव के कारण भ्रंश या दरारें बन जाती थी। और उसमें एक कुछ भाग धंस जाता था और कुछ भाग ऊपर उठ जाता था। तो दरारों के समीप जो ऊपर उठे भाग को ही ब्लॉक पर्वत, भ्रंश पर्वत या खंड पर्वत कहते थे। तो जिसमें ब्लॉक फॉरेस्ट जो कहाँ है, याद करिए, ब्लैक फॉरेस्ट अभी हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें वास्चेस था, ब्लैक फॉरेस्ट था, उसके बाद सियरा नोव्दा था। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, यूरोप की जर्मनी में है ना। एक और इसमें आता है सियरा नेवदा, जो कैलिफोर्निया से उतरा, वो भी ब्लॉक पर्वत है। तो ये हो जाएगा। अब ज्वालामुखी पर्वत, अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत मोनोलोआ। अब याद करिए मोनोलोआ कहाँ है, मोनोलोआ यह अमेरिका में है। यह कौन सा अमेरिका, ये अमेरिका में हवाई द्वीप पर है। और आशा करते हैं जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर होगा वह उत्तरी अमेरिका में ही होगा। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। अमेरिका के प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है, हवाई द्वीप पर है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हवाई द्वीप पर सिर्फ मोना लोआ ही नहीं, मतलब 5-6 ज्वालामुखी जो सभी सक्रिय है, वही हवाई द्वीप पर, जो जिस हवाई द्वीप पर मोना लोआ है ना ज्वालामुखी, उसी में से एक किलायु है जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जाना जाता है, जो 2018 में भी विस्फोट हुआ। 2020 प्रश्न पूछता है इसलिए हम आपको बता दिए, है ना। तो उस पर लगभग 5-6 है, मोना लोआ है, कोलाई है, उसके बाद हुलाई है, इस तरह से हैं। तो दोनों थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी। अवशिष्ट हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी जो अभी हम लोगों ने देखा, नीलगिरी कहाँ पर है, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जो मिलन बिंदु है, उस बिंदु पर जो निर्मित श्रेणी है वही नीलगिरी पहाड़ी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 16 में देखिएगा, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। थेथिस, शिवालिक, इंडो ब्रह्म और गोदावरी। अगर इसमें दे दिया कि कौन सा भूसनती है, अगर देता तो हिमालय की उत्पत्ति तो उदाहरण बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा था भूसनती सिद्धांत के माध्यम से। भूसनती में जिसमें देख रहा था कि भूसनतियों में जो क्या हो रहा था, जमा अवसाद के दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में ऊपर उठने के कारण हो रहा था। तो अब ये कैसे हो रहा था, कैसे हुआ, तो वह जो युग उस समय था वह युग थेथिस युग था। याद करिए, आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी अंतिम क्रिटेशिक युग। उस युग में क्या कर रहा था, थेथिस भूसनती के जो थेथिस भूसनती क्या था, भूसनती भी हम लोगों ने जाना कि जो भूपटल पर जो पाई जाने वाली लंबी एवं संकरी जो गर्त होता था वह भूसनती था। यह गर्त कहाँ मुख्यतः निर्माण हो रहा था, महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में। इसमें क्या हो रहा था, दोनों ओर महाद्वीपों से अपरदित पदार्थ जमा हो रहे थे, छोटे छोटे जो अवसाद मैंने कहिए जो भी छोटा छोटा कण इसमें जमा हो रहा था। उसके बाद फिर इसमें दबाव पड़ा। तो वही करा कि थेथिस भूसनती के दक्षिण में, यानी इधर हो गया दक्षिण हो गया, इधर हो गया उत्तर हो गया। तो दक्षिण में क्या था, गोंडवाना लैंड, और उत्तर में अंगारा लैंड। तो गोंडवाना तथा अंगारा लैंड दोनों भूखंड में अनेक क्या हो रही थी, नदियां बह रही थी। और उन नदियों के बहने के कारण दोनों में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अनेक नदियों से बहने के कारण क्या हो रहा था, उसमें थेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण हो रहा था, जिसके कारण थेथिस भूसनती में क्या हो गया, मलबा जमा होता गया।
और इसका प्रभाव यह हुआ कि इसका प्रभाव प्लेटों पर भी पड़ा और वे एक दूसरे के करीब आते गए। जैसे जैसे भरता गया होता गया तो एक दूसरे के करीब आते गए, और जैसे ही जब करीब आए तो क्या हो गया, टकराहट से एक तरफ क्या हो गया, हिमालय पर्वत हुआ और दूसरी तरफ कुनलुन पर्वत और बीच में तिब्बत का पठार हुआ। तो यही हो गया थेथिस भूसैनिथि से इसका निर्माण आता है, जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वही तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार के रूप में भी जाना जाएगा, फिर वही कुनलुन पर्वत, फिर वही हिमालय पर्वत। तो इस तरह से इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थेथिस भूसैनिथि से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो थेथिस भूसैनिथि को भी समझ लिया किस तरह से थेथिस सागर में भूसैनिथियों से के कारण उसके उत्तर में क्या हो गया, अंगारा लैंड, दक्षिण में हो गया गोंडवाना लैंड, जिसमें अनेक नदियां बह रही थी। उस नदियों के बहाव के कारण उसमें धीरे धीरे क्या होते गए, गाद जमा होते गए। फिर उसके बाद जैसे जैसे दाद जमा हो गए, इसका प्रभाव प्लेटों पर भी पड़ने लगा। फिर प्लेटों के करीब आने के कारण एक दूसरे पर दबाव पड़ा, टकराहट हुआ, प्लेटों के टकराहट के कारण उसमें क्या हो गया, बलन हुआ, बलन के कारण निर्माण हुआ। उधर कुनलुन पर्वत एक तरफ हिमालय पर्वत, बीच में तिब्बत का पठार। नेक्स्ट प्रश्न 17 में देखिएगा, 17 में करा दक्षिण आल्पस पर्वत श्रेणी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न। आल्पस तो अभी हम लोग 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं कि वो बलित पर्वत में ही आ रहा है। तो दक्षिण आल्पस पर्वत वह न्यूजीलैंड में अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, दक्षिण आल्पस पर्वत कहाँ है, वह न्यूजीलैंड में है। इसका एक ऊंचा पर्वत है कुकू पर्वत, जो दक्षिण आल्पस है ना, उसी का एक शिखर है कुकू पर्वत, जो 3737 मीटर। हो सकता है प्रश्न आपको पूछ दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, कौन सा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो कह रहा महाद्वीपीय जल विभाजक, यानी महाद्वीप का जो जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, कि जो महाद्वीपों का जल विभाजक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा रॉकीज। ये रॉकीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, तो ध्यान करिए, तो रॉकीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आल्पस, रॉकीज, एंडीज, हिमालय। देखिए हिमालय भी पर्वत है, यह भी एंडीज भी है, लेकिन इस हिमालय का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट था। उसके बाद एंडीज, जो एंडीज में एकांगुआ था 6,960, हाँ ये था। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है। तो देखिए सबसे लंबा पर्वत श्रेणी वह एंडीज है। यह जो इसका जो फैला हुआ है सबसे लंबाई में 7,000 किलोमीटर में फैला हुआ, वही हिमालय मात्र 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि क्या हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। और रॉकीज जो है वह 4800 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सेकंड नंबर पर रॉकीज ही आता है, फर्स्ट नंबर पर एंडीज आता है सबसे लंबी में। एंडीज 7,000 किलोमीटर और रॉकीज 4800 किलोमीटर। उसके बाद हिमालय 2400 है। तो देख लिया हम, सबसे लंबा एंडीज हो जाएगा। एंडीज नहीं होता तो रॉकीज होता। अगर आपको ऊंचाई उसका जो विस्तृत क्षेत्र पता है तो आपको प्रश्न को बनाने में काफ़ी सुविधा होगा। नेक्स्ट 20 में देखिए, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, सभी हिल, ब्लैक ब्लू ग्रीन। यह भी देखिए प्रश्न पूछता है, पूछा भी गया है। नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है, तो नामक पहाड़ी है संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पॉइंट पेट्रो और पिड्रूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। पॉइंट पेड्रो और पिड्रूटागाला, ये जो है श्रीलंका का सर्वोच्च चोटी है। देखिए इसका थोड़ा सा अहम भूमिका भी है श्रीलंका के लिए। क्यों अहम भूमिका है, इसका जो ऊंचाई है लगभग 2524 मीटर है। यह श्रीलंका का एक अति प्रमुख चोटी और सबसे ऊंचाई पर्वत है, जो सशस्त्र बल और देश के रडार प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसलिए जो ध्यान रखिएगा, पॉइंट पेड्रो है, पिड्रूटा गाला वो श्रीलंका में है, जो सैनिक के लिए भी एक वहाँ के लिए अहम भूमिका है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, एंडीज पर्वतमाला क्या था, भारत विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला था, जो 7,000 किलोमीटर में फैले हुए। दूसरा में रॉकीज था, जो 4800 मीटर में फैला हुआ है। और इस एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी एकांगुआ, माउंट एकांगुआ, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चिम्बाराजो क्या था, चिम्बाराजो याद करिए, ये मृत ज्वालामुखी था। कहाँ हम लोग पढ़े थे, वहाँ हम लोग ज्वालामुखी में पढ़े थे, जो इक्वाडोर में अवस्थित था। नेक्स्ट देखिए 23 में, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अभी अमेरिका का देखिए सर्वोच्च शिखर है किलिमंजारो, तो हम लोग पढ़े थे ना, ये मृत ज्वालामुखी था, जो तंजानिया में अवस्थित था, अफ्रीका के पूर्वी भागों में था। तो हो जाएगा तंजानिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का तो एंडीज था, उत्तरी अमेरिका का क्या है, उत्तरी अमेरिका का ये था रॉकीज था। अब देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका का तो एकांगुआ था,
सर्वोच्च चोटी जिसका ऊंचाई 6,960 मीटर था, और दक्षिण अमेरिका का माउंट मैकिनले। और इस माउंट मैकिनले को एक और अन्य नाम से जानते हैं, वो भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न वो भी पूछा जाता है, देनाली, है ना। तो इस माउंट मैकिनले को देनाली के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने पुराने सरकारी नाम मैकिनले से भी जाना जाता है। यह जान लीजिए उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे सर्वोच्च पर्वत में आता है। तो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट मैकिनले। तो ये माउंट मैकिनले उसका भाग नहीं है, रॉकीज का भाग नहीं है। ये जो मुख्यतः जो अवस्थित है अलास्का राज्य में स्थित है। अलास्का जो सबसे ऊपर हो गया ना, संयुक्त राज्य, इधर कनाडा हो गया और इधर अलास्का हो गया। जो उत्तरी अमेरिका इस तरह से है ना, नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, तो अलास्का तरफ है ये उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 में सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। अरावली है, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटापेक्सी, आल्प्स, सभी आपको आराम से हो जाएगा। अरावली क्या था? अरावली को हम लोगों ने जाना था बलित पर्वत था, बलित पर्वत में पुराना पर्वत भी आ रहा था। तो चलिए बलित पर्वत है, चलिए बलित पर्वत को हम सोचते हैं अभी। ब्लैक फॉरेस्ट क्या था? ब्लैक फॉरेस्ट याद करिए, ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ? हुआ जर्मनी में है, या जर्मनी में था। इसके बाद जर्मनी में और कौन था ब्लैक फॉरेस्ट के अलावा? जो ये ब्लैक फॉरेस्ट आ रहा था भ्रंश पर्वत में आ रहा था, भ्रंश पर्वत अर्थात ब्लॉक पर्वत में आ रहा था, जिसमें था एक और था सियरा नेवदा था, वासजेस था। तो ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट आ जाएगा, ब्लॉक पर्वत में आ जाएगा। माउंट कोटोपैक्सी, अब बात करिए माउंट कोटोपैक्सी क्या था? माउंट कोटोपैक्सी यह तो ज्वालामुखी पर्वत है, कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में अवस्थित था। इसी का ना हम लोग चर्चा किए थे कि जो माउंट कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो 5,897 मीटर है, तो ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। उसके बाद आल्पस क्या था? आल्पस तो बलित पर्वत में आ रहा था। अब देखिए, अब बची है अवशिष्ट पर्वत और बलित पर्वत में। अब अरावली भी एक तरह से अवशिष्ट, लेकिन अरावली को यहाँ पर, वह बलित तो है ही है, लेकिन उसमें बहुत सारा पुराना है, उसमें थोड़ा सा क्या आ गया है, ये परिवर्तन आ गया है ना। नहीं तो उसको आप अवशिष्ट पर्वत में मान सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत सारा भाग कट कर। तो इस प्रश्न का ये हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत और आल्पस हो जाएगा बलित पर्वत। तो ध्यान में रखिएगा, यह भी कभी कभी कंट्राडिक्ट। तो ये अरावली है जो पुराने बलित पर्वत में आता है, साथ में यह अवशिष्ट पर्वत में भी आता है। अवशिष्ट पर्वत इसलिए में आता है, अवशिष्ट पर्वत में आता है क्योंकि हम लोगों ने देखा जो अपरदनकारी शक्तियों द्वारा मौलिक पर्वतों के घर्षण और कटाव से निर्मित होता है। इससे अवशिष्ट भाग कटकर नीचे गिर जाते हैं, और इस प्रकार उनके अवशिष्ट से जो बने पर्वत होते हैं वो अरावली, इसलिए अरावली अवशिष्ट भी आता है इस परिस्थिति में। हाँ, अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो मार सकते हैं बलित में, लेकिन नवीनतम में तो कभी अरावली पर्वत नहीं आएगा, पुराना में ही आता है। नेक्स्ट देखिए 26 में सुमेलित करना है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब सूची 1 में देश है, सूची 2 में सर्वोच्च शिखर है। आ जाइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हम लोग सर्वोच्च शिखर से ही याद करते हैं। याद करिए एकांगुआ। एकांगुआ कहाँ है? एकांगुआ ये दक्षिण अमेरिका में था। किसका भाग था? यह एंडीज पर्वत का। एकांगुआ का जो लंबाई था वह क्या था? 6,960 मीटर। एकांगुआ जो एंडीज पर्वतमाला जो 7,000 मीटर, जो विश्व का सर्वोच्च सबसे लंबा पर्वत था, उस पर्वत का सर्वोच्च शिखर एकांगुआ था। तो एकांगुआ है कहाँ? तो एकांगुआ हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना में है, वही दक्षिण अमेरिका का भाग अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो जाएगा। माउंट मैकिनले याद करिए, चलिए माउंट मैकिनले याद नहीं आ रहा, अब नीचे बढ़ जाते हैं। चिम्बाराजो क्या था? याद करिए, ये इक्वाडोर का मृत ज्वालामुखी था, है ना। तो ये चिम्बाराजो हो जाएगा, इक्वाडोर का हो जाएगा। अब किलीमंजारो याद करिए क्या था? ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में पाया जा रहा था, जो तंजानिया में था, आ गया तंजानिया। अब बच गया माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले अभी हम लोग याद किए थे कि जो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है, माउंट मैकिनले, जो कहाँ पाया जाता है? अलास्का में पाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जिसको हम लोग माउंट मैकिनले के एक अन्य नाम देनाली से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 27 में फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह जो पर्वत है पेरिंजे है, पेरिंजे जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। ये जो पेरिंजे है, थोड़ा सा मान लेते हैं, ये इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करती है। पिरीन पहाड़ों की पंक्तियाँ पूर्वोत्तर में इसके ये बिस्के की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व मध्य भूमध्य सागर है, जो 491 किलोमीटर तक है। अंदोरा का नन्हा एक यहाँ पर देश है, इसी में है, पेरिंजे में ही है अंदोरा का देश। अंदोरा का देश नहीं, अंदोरा का नन्हा ये देश है, जो इन्हीं पर्वतों पर स्थित है। पेरिंजे जो स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा पेरिंजे स्पेन और फ्रांस के बीच जो सीमा बनाता है स्थित है यहीं पर। इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करता है यही पेरिंजे। नेक्स्ट प्रश्न 28 में देखना है। आल्पस हो गया, यूरोप का आल्पस हो गया, है ना, दक्षिणी आल्पस जो न्यूजीलैंड में था। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, सही बात है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, जिसमें हम लोगों ने यह भी जाना कि एंडीज सबसे लंबा पर्वत में आता है एंडीज, इसकी
जो विस्तृत है 7,000 किलोमीटर में, रॉकीज सेकेंड नंबर पर 4,500 किलोमीटर में आता है। क्या है? तो वलित है, विच्छेदित है, ब्लॉक है, स्वाभाविक सी बात है वलित पर्वत होगा, सभी वलित पर्वत है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट देश में। चलिए, माउंट एवरेस्ट किस देश में? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। हिमालय पर्वत जिसकी जो फैला हुआ है 2400 किलोमीटर में, उसका सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अब यह है कहाँ? भारत में है क्या? तो ये जो चोटी है ना, वो हिमालय में है, सॉरी नेपाल में है, इसलिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल का सागरमाथा भी कहते हैं। क्या विश्व की सभी प्रमुख चोटियाँ कहाँ है? तो लगभग विश्व के जो प्रमुख जो सबसे ऊंचा चोटी है ना, लगभग भारत में ही आ जाता है, नहीं नेपाल में कर दीजिए। उसके बाद केटू जो दूसरा है, दूसरा सर्वोच्च चोटी केटू है ना, उसकी लंबाई 8,611 मीटर है। अब केटू भी पीओके में पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। तो एक बात ध्यान में रखना होगा, जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा हो गया, थर्ड नंबर पर कंचनजंगा आ जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 5,000, देखिए ना, ध्यान में भूल गया, हाँ 8,598 मीटर, हाँ कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, वही सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पर है। तो जो भी जो 4-5 है ना, वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो सभी तो भारत के ही परिक्षेत्र में ही आ जाते हैं। और वो जो आता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? वो हिमालय का बृहद क्षेत्र उसको बोलते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। बृहद हिमालय या महान हिमालय भी उसको बोलते हैं। उसी क्षेत्र में विश्व की प्रमुख चोटियाँ आ जाती हैं। जो ये जो बृहद हिमालय या महान हिमालय, बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं। इसका जो फैला हुआ है ना, इसमें लगभग इसका जो बृहद हिमालय और महान हिमालय है, इसका जो फैलाव है लगभग कितना दूरी से, मतलब कह दीजिए आप, लगभग ऊंचाई तो इसका जो हो जाता है बृहद हिमालय का 6100 औसत ऊंचाई इसमें जो मिलने को देखता है, 6100 ऊंचाई तक पाया जाता है ना। और चौड़ाई इसका 120 से 90 किलोमीटर तक है। और ऊंचाई आप देख लीजिए, मतलब वहाँ से, कहाँ से, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेके वहाँ तक इसका विस्तृत है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा वर्मा तक, ये सभी क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 30वें निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ा करा एंडीज है, काकेशस है, अलास्का है, हिमालय है। तो विश्व का पर्वत श्रृंखला, तो पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ा तो एंडीज ही है ना, 7,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ। हिमालय तो 2400 ही किलोमीटर में है, जबकि दूसरे नंबर पर रॉकीज था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एनडीजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? अब करा स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल पर। एक प्रश्न हम लोगों ने यह जाना था कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है, जिसमें हम लोगों ने जाना था 26% पर, है ना, वो पर्वतों को विस्तार था। लेकिन यहाँ पर कह रहा स्थल मंडल कुल क्षेत्र का पठार का विस्तार कितना % है? तो ऑप्शन में 26, 30, 33, 41। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 33% पर पठार का विस्तार है और 26 पर पर्वत है स्थल मंडल की। नेक्स्ट देखिएगा, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अब करा पठारी क्षेत्र में, हाँ सबसे ज़्यादा तो मैदानी क्षेत्र में भाग करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा पठारी क्षेत्रों में, तो पठारी क्षेत्रों में मात्र 9% जनसंख्या ही निवास करती है। ध्यान में रखिएगा, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? देखिए, पठारी क्षेत्र में कोयला भी पाया जाता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, लेकिन खनिज तेल या पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। याद करिए, खनिज तेल की चर्चा हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भी किए थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि खनिज तेल के जो मुख्य जो स्रोत हैं वह मुख्यतः 4 क्षेत्रों में है, जिसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में जाना था, जिसमें दिहांग घाटी से सुरमा घाटी से 1300 किलोमीटर में था, जिसमें दिग्बोई 13 किलोमीटर वर्ग में था। दूसरा था गुजरात तट में, हम लोगों ने देखा था कि जो खंबात की खाड़ी के पूर्वर अलंकेश्वर से लेके खेड़ा तक था। उसके बाद खेड़ा से मेहसाना तक हम लोगों ने देखा है गुजरात तट में। उसके बाद तीसरा में हम लोग आ जाइए पश्चिमी तट में। पश्चिमी तट में क्या हम लोगों ने देखा था? बम्बई हाई, अलिया बेट, ये सभी क्षेत्र था। पूर्वी घाट में हम लोगों ने देखा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता था। ये है खनिज तेल का क्षेत्र, जो चर्चा हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 में, जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? गिरिपाद कहलाते हैं, तटीय पठार कहलाते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं, वायव्य पठार कहते हैं। जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं वह अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो आइए अंतर पर्वतीय पठार के बारे में जानते हैं। अंतर पर्वतीय पठार वे पठार होते हैं जो चारों ओर पर्वतों से घिरे होते हैं। भूपटल के सर्वोच्च और सर्वाधिक विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी के अंतर्गत में आते हैं, जिसमें बोल्बिया का पठार, पेरू का पठार, तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, वे सभी अंतर पर्वतीय पठार। तो ध्यान में रखिएगा, ये पठार चारों पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं और जितने भी सर्वोच्च जो विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल पठार इसी के अंतर्गत में आते हैं। एक गिरिपाद पठार, हाँ गिरिपाद पठार भी होता है। गिरिपाद पठार वे पठार होते हैं जो पर्वत के आधार पर स्थित होते हैं। पठार को गिरिपाद या पर्वत
पदीय पठार भी कहा जाता है। पर्वत पठार जिसमें आप लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया का पठार, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का पेडमंट का पठार, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पर्वतों के पादों अर्थात किसी पर्वतों के सहारे स्थित पठार को क्या कहते हैं? जो अभी हम लोगों ने देखा कि पर्वतों के आधार पर स्थित पठार को क्या कहते हैं? गिरिपाद पठार या पर्वत पादीय पठार, इसी को गिरिपाद पठार, यानी वो जो होता है पर्वत के पाद यानी उसके पद पर, नीचे तल पर जो अवस्थित होते हैं वो होते हैं। तो और ध्यान में रखिएगा, और दूसरी ओर जो इसका होता है वो सागर और मैदान से घिरे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 36 में, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता? किसको नहीं रखा जाता अंतर पर्वतीय? देखिए अंतर पर्वतीय पठार क्या था? जो चारों ओर पठार से घिरे होते हैं वो अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत में था। तो अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत में कौन कौन आ रहा था? तिब्बत का पठार आ रहा था, मैक्सिको का पठार आ रहा था, मैक्सिको के साथ साथ में पेरू का भी पठार आ रहा था, बोलीविया का भी पठार आ रहा था। तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है। छोटा नागपुर का पठार ये इसमें नहीं आ रहा था, ये गुंबदाकार पठार के रूप में आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिएगा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। अंतर पर्वतीय पठार क्या था? अंतर पर्वतीय पठार वे पठार था जो चारों ओर क्या हो, चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे हुए होते थे। जिसमें से कौन कौन था? तिब्बत का पठार था, उसके बाद तिब्बत के पठार के अलावा कौन था? मैक्सिको का पठार था, बोलीविया का पठार था, पेरू का पठार था। लेकिन पेंटागोनिया का पठार ये क्या था? ये था गिरिपाद पठार में आ रहा था। तो करा अंतर पर्वतीय पठार नहीं है, तो पेंटागोनिया का ही पठार हो जाएगा। बोलीविया का पठार, कोलंबिया, सभी तो है ही है। ये पेंटागोनिया जो दक्षिण अमेरिका का पठार है, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का भी था, कौन था? पीडामंट पठार। ये दोनों गिरिपाद पठार या पर्वत पादीय पठार में आ रहा था। तो हम लोगों ने समझ लिया कि अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है? गिरिपाद। अंतर पर्वतीय जो चारों ओर क्या हो, पर्वतों से, पर्वतमालाओं से घिरा हुआ, उसको अंतर पर्वतीय कहते हैं। और गिरिपाद कहते हैं जो क्या हो, जिसके आधार पर स्थित पठारों को, पर्वत के आधार पर जो स्थित होता पठारों को गिरिपाद पठार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पादीय पठार? पर्वत पादीय पठार क्या था? पर्वत पादीय पठार को गिरिपाद पठार कहते हैं। जो पर्वतों के आधार पर स्थित पठार होते थे उसको गिरिपाद पठार कहते हैं। जो दूसरी ओर सागर और मैदानों से घिरे होते थे, जिसमें कौन था? पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार जो दक्षिण अमेरिका का है। फिर एक और संयुक्त राज्य अमेरिका का है, कौन सा? पीडामंट का पठार। ये दोनों जो है पर्वत पादीय पठार। जबकि तिब्बत का पठार, ब्राजील का पठार, बोलिविया, पेरू का पठार, ये सभी अंतर पर्वतीय पठार में आते हैं। तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार के रूप में 5,000 मीटर की ऊंचाई में आता है। नेक्स्ट देखते हैं 38 के बाद 39 में हम लोग आते हैं। 39 अच्छा प्रश्न हो जाता है इसमें। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? चलिए आज ये अच्छा प्रश्न है। मेसेटा का पठार अब हम लोग जानते हैं मैक्सिको, ब्राजील, स्पेन और पुर्तगाल। देखिए जो मेसेटा का पठार है ना, यह जो है स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है। एक तो स्पेन और फ्रांस के बीच में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो कौन था? पेरिनीज का पठार। तो मेसेटा का पठार क्या था? जो मेसेटा की, जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है ना, वो मेसेटा के पठार के मध्य भाग में ही स्थित है। यह पठार लगभग 2,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है और 2100 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है। तो ध्यान में रखिएगा, यह जो सेंट्रल दक्षिण यूरोप को आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत भाग स्पेन देश में स्थित है। तो यही मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी के मध्य भाग में अवस्थित है। टेलीग्राफ पठार निम्न में से कहाँ है? टेलीग्राफ का पठार देखिए उत्तरी अटलांटिक में। ये वही उत्तरी अटलांटिक महासागर है जो यूरोप और अमेरिका को अलग करता ही अटलांटिक महासागर ना ऊपर की ओर है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, टेलीग्राफ पठार निम्न में से कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट 41 में देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है वह क्या है? तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार कहाँ है? तिब्बत का पठार जो होता है अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता था। अब ये अंतर पर्वतीय पठार क्या था? जो वैसे पठार जो चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे हुए, जिसमें तिब्बत का पठार आ रहा था जिसकी ऊंचाई 5,000 मीटर था। तो विश्व का सबसे ऊंचा, जबकि बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार, ये सभी भी क्या है? अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत में। लेकिन सबसे ऊंचा पूछ रहा है तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। 42 में देखिए, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? अब पोटवार का पठार वियतनाम, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान। तो देखिए पोटवार का पठार है, यह पाकिस्तान में अवस्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, पोटवार का पठार के बारे में। यह उत्तरी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में विस्तृत है। यह सिंध का जो दोआब क्षेत्र है ना उसमें अवस्थित है। पूरब में हो गया झेलम हो गया, और पश्चिम में हो गया सिंध नदी के बीच में अवस्थित ये इलाका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लोएस पठार स्थित है। देखिए लोएस से 2, 3, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये लोएस है क्या? लोएस पठार का निर्माण होता कैसे? इसमें कौन सी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए लोएस का जो लोएस है, यह जो चीन का पीली नदी के ऊपरी और मध्य भागों में क्या पाया जाता है? ये मिलता है
लोएस का पठार मिलता है। यह लगभग 6,40,000 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत पठार है। लोएस एक प्रकार की बारीकी रेतीली मिट्टी को कहते हैं जो जिसे क्या होता है, आंधियों ने युगों काल में इस पठार पर बिछा दिया था और इस मिट्टी से पठार का नाम आया है लोएस का थी इस मिट्टी से ही पठार का नाम आया है लोएस का पठार। तो इसमें क्या हो, इस प्रकार की मिट्टी को हवा और पानी क्या करते हैं, आसानी से खींचकर फैला देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। इस पठार पर लोएस मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, यानी कृषि यहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में होती है और इस पर हजारों सालों से कृषि भी चलती आ रही है। लेकिन इस मिट्टी को आसानी से हिल जाने की प्रकृति के कारण यहाँ आंधी और पानी से अक्सर खेतों के ज़मीन क्या हो जाते हैं, खाई हो जाते हैं। मतलब इतने ये आसानी से हिल जाता है, हिल जाने के कारण इसकी जो प्रकृति इस तरह से होती है कि आंधी पानी से अक्सर खेतों में खाई हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो लोएस का पठार हो गया ये चीन में पाया जाता है, जो हम लोगों ने देखा था चीन के पीली नदी के मध्य भाग में जो 6,40,000 किलोमीटर में होता है। ये रेतीली मिट्टियों से बना होता है, इसके कारण आसानी से इसे क्या करती है, हवाएं खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाती है। इसमें उपजाऊ भी होता है लेकिन खाई का भी निर्माण इत्यादि करता है, किसान परेशान भी होते हैं ज़्यादा। अब देखिए 44 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सूची 1 पठार है और सूची 2 में संबंधित देश है। आ जाइए, अनातोलिया का पठार, अबिसिनिया का पठार, मेसेटा का पठार और एशिया माइनर का पठार। एक शायद अभी चर्चा हुई है मेसेटा का पठार। चलिए अनातोलिया का पठार क्या है। अनातोलिया का जो पठार है यह तुर्की के पेंटिक एवं टॉरस श्रेणी, जो पेंटिक और टॉरस श्रेणी है ना, उसी के बीच में ये अनातोलिया का पठार, ये तुर्की क्षेत्र में फैला हुआ। और जब आप देखेंगे तुर्की का जब दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे ना, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, तो वही ईरान के क्षेत्र में आ जाएंगे तो उसको एशिया माइनर का भी पठार कहा जाता है। बोला जाता है कि यह अनातोलिया का ही भाग है, लेकिन हालांकि अगर एशिया माइनर का पठार आ जाए तो आप ईरान ही मारेंगे। कहा जाता है ऐसा कि उसका दक्षिण पूर्वी भाग जो तुर्की का है फैलने पर अनातोलिया का पठार एशिया माइनर का पठार के रूप में जाना जाता है। तो अनातोलिया का पठार तुर्की का पठार हो जाएगा। अबिसिनिया का पठार, अब अबिसिनिया का पठार क्या है, तो अबिसिनिया का पठार 3 देशों से है। यहाँ पर तो इथोपिया है ना, अगर सोमालिया भी रहता तो वह उसका मिलान वही होते। तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती में अवस्थित है। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, 3 देशों में अबिसिनिया का पठार है। मेसेटा का पठार अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मेसेटा है वह स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जो इसी के मध्य भाग में अवस्थित है। मेसेटा का पठार जो स्पेन और पुर्तगाल के में अवस्थित है, तो पुर्तगाल भी रहता है। एशिया माइनर का पठार वही देखिए, एशिया माइनर इनार हो गया है ना, वही इसी का भाग है। वैसा बोला जाता है कि अनातोलिया का पठार का दक्षिण पूर्वी भागों में बढ़ने पर वही ईरान की ओर चला जाता है, जो एशिया माइनर का पठार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 45 में, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। अब आ जाइए तिब्बत का पठार, पहले बता दिए तिब्बत का पठार का निर्माण किस तरह से हुआ है। अभी हम लोगों ने जाना कि तिब्बत का जो है वह अंतर पर्वतीय पठार के रूप में आता है। अंतर पर्वतीय पठार के रूप में तिब्बत के पठार के अलावा और भी पेरू का पठार, मैक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार, बोलीविया का पठार, ये सभी आते हैं, है ना। उसमें से हम लोगों ने देखा था कि जो क्या था, ये थेथिस भूसनति के आधार पर जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि भी उस भूसनति में किस तरह से अवसादों के जमा हो जाने के बाद फिर प्लेटों पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। फिर प्लेटों के जब 2 प्लेट आपस में जब टकराए के कारण उसमें दबाव आया, संपीड़न आया, उसमें वलन आया, मोड़ पड़ने लगा। उस मोड़ के कारण जो पर्वत का निर्माण हुआ, जिसमें एक और क्या हुआ, कुनलुन पर्वत हुआ और दूसरी ओर हिमालय पर्वत और बीच में तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ। तो वही होता है, हिमालय और कुनलुन पर्वत के मध्य में है ये। लोएस का पठार क्या है, लोएस का पठार क्या था, याद करिए। लोएस का पठार की चर्चा अभी हम लोग किए थे कि लोएस एक प्रकार का बारीक की रेतीली मिट्टी को कहते हैं, जिसमें आंधियों ने युगों काल में इस पठार पर बिछा दिया। इस मिट्टी से पठार का नाम आया है। इस प्रकार की मिट्टी को हवा और पानी आराम से खींचकर फैला देती है। इस पठार की जो लोएस मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो यह हो जाएगा पवनकृत के द्वारा, पवनों के द्वारा उड़ाकर, जो आंधियों के द्वारा युगों काल यानी बहुत सालों पहले, कई अरबों पहले इसका निर्माण हुआ है। कहाँ, यह चीन में है। यह भी हम लोगों ने जाना, चीन के कौन सा, चीन के जो पीली नदी था ना उसके ऊपरी मध्य भाग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो विश्व का छत पामीर का पठार को कहा जाता है। अब ये विश्व का छत क्या क्यों कहा जाता है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार था जिसकी रचना हिमालयन, काकाकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ था। वही जो अभी कुनलुन हम लोग चर्चा किए ना, कुनलुन, हिंदू कुश तो ये आ जाता है हिमालय वाला श्रेणी में। श्रृंखला के संगम से यह होता है। इन्हें 18वीं सदी में विश्व का छत कहा जाता था। चीन में इसे क्वांगलियाँ के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यह पामीर का पठार मध्य एशिया में ही है, पामीर का पठार। नेक्स्ट, तुर्की में अनातोलिया का पठार किस पर्वत श्रेणियों के मध्य में। अभी हम लोग पढ़े कि तुर्की का जो अनातोलिया पेंटिस और टॉरस श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, जो हम लोगों दक्षिण पूर्वी भागों में बढ़ने पर ईरान के भागों में इसे एशिया माइनर के पठार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, रांची का पट पठार क्या होता है। देखिए, रांची का जो पठार है पेनी प्लेन
संरचनात्मक मैदान, पर्वत पादी। ये क्या होता है, पेडी प्लेन और पेनी प्लेन। देखिए पेनी प्लेन जो होता है, जो इसका जो पेनी प्लेन का जो निर्माण होता है मुख्यतः वह नदियों द्वारा किए गए अपरदनकारी कार्यों से निर्मित होता है। जो नदियाँ होती है ना, उसके द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य किया जाता है, जिसमें जो भी चट्टाने वटाने जो घिस घुस के जो उसका संरचना में समतल में जो भी परिवर्तन आ जाता है, तो उसके स्वरूप से होता है पेनी प्लेन का निर्माण। तो ध्यान में रखें, कभी कभी प्रश्न आपको ये भी देखने को मिलेगा, पेनी प्लेन का निर्माण किसके द्वारा होता है, हिम के द्वारा, पवन के द्वारा, नदी के द्वारा, काष्ठ के द्वारा। तो नदी के द्वारा, तो वही करा, रांची का जो पठार है वही एक उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है, उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है। और ये पेडी प्लेन क्या होता है, देखिए पेडी प्लेन भी है, तो पेनी प्लेन, जो पेडी प्लेन होता है, पेडी प्लेन जो होता है, इसका निर्माण की जो क्रिया होता है वह पवन के द्वारा होता है। यानी इसमें परम का जो अपरदन करने में जो भूमिका होती है ना, उसमें पवन का योगदान होता है ना। आमतौर पर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको इससे 2-3 प्रश्न होता है। एक तो हम लोगों ने यह जाना कि जो पेनी प्लेन और पेडी प्लेन में मुख्यतः जो क्रिया होता है किसका होता है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी पेनी प्लेन में यथार्थ प्रतिरोधी चट्टानें पाए जाते हैं और उसे मोनेडोकनॉक के नाम से भी जाना जाते हैं। आगे हम लोग इसी चर्चा करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको समझा दिए। तो वही है, रांची का जो पठार है ना, एक उचित पेनी प्लेन में, ना कि आप पेडी प्लेन मार दीजिएगा। पेनी प्लेन पेडी प्लेन अलग है। जो पेडी प्लेन की क्रिया है वह हम लोगों ने देखा कि किसके कारण हो रहा है, नदी के कारण हो रहा है, यानी नदियों द्वारा किए गए अपरदनकारी प्रक्रिया के स्वरूप। जबकि पेडी प्लेन का जो अपरदन की प्रक्रिया हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है, वह पवन के द्वारा हो रहा है। और जो पेनी प्लेन में यथार्थ जो अवरोधी चट्टान मिल रहा है उसको हम लोग मोनेडोकनॉक के नाम से जाना जा रहा है। आगे चर्चा है इसकी। तो इसका हो जाएगा 49 का हो जाएगा। ये देखिए, ये जो पट है ना, शायद आपके माइंड में पट का भी विचार उठ रहा होगा। जो पट, जो मुख्यतः जो पट उसको कहते हैं ना, जो ऊंचे जो मसाओं होते हैं उसी को पट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे होता है ना, जैसे देखिए क्या होता है, जब वो कभी कभी क्या होता है कि पानी का बहुत सारा अपरदन के कारण आप पहाड़ वहाड़ों के अंदर में देख रहे हो इस तरह से निर्माण हो जाता है, पूरा परिवर्तन हो जाएगा इस तरह से बहाव के कारण अपरदन हो जाता है उसमें। नेक्स्ट 50 में देखिएगा, बोल्बिया का पठार निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। बोल्बिया का पठार, कोयला क्या था, ग्रेनाइट क्या था, तो याद करिएगा। बोल्बिया का पठार में टिन के किया था। बोल्बिया का पठार का है किसका उदाहरण, तभी हम लोग चर्चा किया। बोल्बिया का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। बोल्बिया हो गया, पेरू हो गया, ये सभी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। टीन का होता है। नेक्स्ट देखिए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा 41%। 41 या 43, ये दोनों प्रश्न में होता है। ऐसे आप देखेंगे बुक में 43 भी कहीं देखने को मिलेगा, 41 में रहेगा, तो 43 भी ऑप्शन रहता तो 43 होता, दो ही रहेगा, 41 या 43। मैदान की गणना किस श्रेणी का अंतर्गत, अभी हम लोगों ने जाना था कि जो ऊंचा वक्ष है वो अपरदन की प्रक्रिया के स्वरूप जो स्थानीय जो होते हैं ऊंचाई होते हैं उसमें उपलब्ध में ऊंचा वक्ष में परिवर्तन आ जाता है। यानी किसी क्षेत्र में अपरदन की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हो सकने वाली उपलब्ध ऊंचाई का स्थानीय ऊंचा वक्ष कहलाते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी ऊंचा वक्ष, द्वितीय श्रेणी ऊंचा, तृतीय प्रथम श्रेणी में महासागरीय महाद्वीपीय आ रहा था, दूसरी श्रेणी में मैदान पर्वत पठार झील आ रहा था, तृतीय श्रेणी में आ रहा था द्वितीय श्रेणी पर निर्मित ऊंचा वक्ष जिसमें था बहता हुआ पानी, नदी, हिमानी इत्यादि। तो ये हो जाएगा मैदान का रहा। तो पर्वत पठार मैदान झील ये तो तीनों द्वितीय श्रेणी में ही आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, 53 में विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का, जो भी पूरे विश्व में जो फसल और खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होता है कितना प्रतिशत मैदान। तो मैदान भागों में ही तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि होता है ना। आप याद करिए, हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी में चर्चा की तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि 32.8 करोड़ हेक्टेयर भारत का टोटल भूमि है, जिसमें से कृषि योग्य जो भूमि है उसमें 51% यानी 16.2 करोड़ हेक्टेयर ठीक है योग्य है, कृषि के योग्य, जहाँ पर कृषि की जाती है। उसमें से हम लोगों ने जाना था 4% चरगाह है, 21% पर वन किया जाता है और 4% बंजर है। इस तरह से हम लोगों ने विस्तार भी जाना था। तो उसी में कहा है कि विश्व के उत्पादन होने वाली फसलों तथा खाद्य फसलों का कितना प्रतिशत मैदान पर किया जाता है। तो लगभग आप मान लीजिए 85%, जो 85% होता है ना खाद्य वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वह मैदानी भागों पर ही किया जाता है। 86 भी रहता तो वह भी हो जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मैदानों में निवास करती है। मैदानों में सबसे ज़्यादा निवास करती है 90%, जबकि पर्वतों में मात्र 1%। इसी के कारण कभी कभी आपको प्रश्न यह भी देखने को मिल जाएगा कि इसी के कारण इसको सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। सभ्यता का पालन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में खेती, विनिर्माण, सेवा क्रिया के लिए जो उपयुक्त होते हैं यही क्षेत्र होते हैं। इसमें भी सभ्यता का क्या होता है, विकास होता है, फलता फूलता बढ़ता है, इसी के कारण होता है। इसलिए इसको सभ्यता का पालन भी कहा जाता है, किसको, मैदान को। नेक्स्ट 56 में देखिए,
56 में कह रहा है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जमाव से बना। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि उत्तरी पश्चिमी जो है चीन का लोएस्ट मैदान जो क्या है, चीन के पीली नदी के ऊपरी के मध्य भागों में इसका विस्तार है, जो 6,40,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में विस्तृत है। लोएस्ट एक प्रकार की क्या है, बारीकी रेतीली मिट्टी है जो आंधियों के द्वारा बहुत युगों काल पहले इस पठार पर बिछा दिया गया था और इसी मिट्टी के पठार के नाम से इसका लोएस्ट का पठार का नाम आया। इस प्रकार की मिट्टी जो होता है और हवा और पानी के द्वारा आराम से खींचकर फैला दिए जाते हैं। इस पठार पर लोएस्ट मिट्टी जो बहुत उपजाऊ होती है, जिसके कारण हजारों सालों से यहाँ कृषि चलती आ रही है। लेकिन एक यह भी पाया गया है कि जो आसानी से हिल जाने के कारण जो इसकी प्रकृति होती है, आंधी और पानी में अक्सर खेतों में खाई बन जाती है। तो क्या हो जाएगा, रेत एवं धूलकण के जमाव से इसका हुआ है लोएस्ट का पठार का निर्माण। 57 में देखिए, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान या टीलों को क्या कहते हैं। अभी चर्चा हम लोग पहले किए थे, उसमें था पेडी प्लेन और पेनी प्लेन, है ना। एक था पेनी प्लेन और एक था पेडी प्लेन। तो पेनी प्लेन हम लोगों ने जाना था, जो रांची का जो पठार था वो पेनी प्लेन के कारण उत्तरित हुआ था, जिसमें हम लोगों ने यह भी जाना था कि पेनी प्लेन में जब कोई अवरोधी चट्टान पाया जा रहा है, प्रतिरोधी चट्टान बन रहा है, जिसको हम लोग मोनेडॉक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि पवन अपर्दित मैदान में, जिसमें हम लोगों ने जाना था, कहने का मतलब पवन अपर्दित से जो हो रहा था वह पेडी प्लेन था, है ना। तो पेडी प्लेन, तो वो पवन अपर्दित में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान टीलों को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, मोनेडॉक है, इंसेलबर्ग है, ह्यूमस है। तो हो जाएगा इंसेलबर्ग हो जाएगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष को क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। और वही हो जाता कि पवन अपर्दित मैदान ना रहकर हो जाता नदी अपर्दित मैदान। तो नदी अपर्दित मैदान में को उसको हम लोग पेनी प्लेन कह रहे थे ना, और जो पवन अपर्दित मैदान था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, पेडी प्लेन कह रहे थे। तो दोनों प्रश्न हम लोगों ने जान लिया। अगर पवन अपर्दित नदी अपर्दित रह जाता तो हो जाता हुआ मोनेडॉक हो जाता। पवन अपर्दित है, पवन अपर्दित को क्या कहते हैं, जो पवन अपवर्दित होता है उसको हम लोग पेडी प्लेन कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन में पवन अपर्दित ना लिखकर पेडी प्लेन ही लिख देता है कि पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, दे देगा पवन, दे देगा नदी, दे देगा हिम, दे देगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छा रहेगा तो प्रश्न को बनाने में दिक्कत नहीं होगा, रिलेट तो वही है ना। तो पवन अपर्दित में उसको इंसेलबर्ग कहते हैं। चलिए आगे आ जाइए, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है, तो कास्ट मैदान उसको ह्यूमस कहा जाता है ना। ये कास्ट मैदान होता है क्या है, कास्ट मैदान देखिए मुख्यतः जो होता है ये घुलनशील चट्टानों से इसका निर्माण होता है, इसमें चुनापत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम से विघटित होने के बाद बनता है। तो ध्यान में रखिए, कास्ट मैदानों के यत्र तत्र अवशिष्ट टीलों में क्या ह्यूमस पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नदी अपर्दित मैदान या समप्राय मैदान। आप करिए, जो रांची का पठार था वही हम लोग प्रश्न वही पूछा गया था ना कि रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है। तो जो ऑप्शन में एक क्या था, पेडी प्लेन था, एक पेनी प्लेन था, एक उत्थित पेनी प्लेन, जो हम लोग आंसर मार रहे थे उत्थित पेनी प्लेन। तो वही है पेनी प्लेन, देखिए है ना, इसका इंग्लिश यहाँ पेनी प्लेन लिखा हुआ है, समप्राय मैदान, है ना। तो नदी अपर्दित मैदान, तो नदी अपर्दित मैदान होता है उसको हम लोग पेनी प्लेन कहते हैं, और जो पवन अपर्दित मैदान होता है उसको पेडी प्लेन कहते हैं। तो पेनी प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान को मोनेडॉक कहते हैं, और वही पवन अपर्दित मैदान यानी कि पेडी प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी इंसेलबर्ग कहते हैं। और कास्ट मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले उसको ह्यूमस कहते हैं। चलिए आ जाइए, अच्छा प्रश्न है। 60 में संप्रदाय मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखिए अभी हम लोग जाने थे कि जो पेनी प्लेन मैदान होता है उसका निर्माण किस तरह से होता है, क्या उसमें किस अपर्दनकारी का होता है, अपर्दन यानी किसकी भूमिका होती है, हिम का, पवन का, नदी का, काष्ठ का। तो जो पेनी प्लेन में होता है उसका नदी का अहम भूमिका होता है, यानी नदी के द्वारा, उसके जल के द्वारा जो अपर्दन आता है चट्टानों में, मैदानों में, वही जो निर्माण होता है वहाँ पर, उसी को हम लोग समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहते हैं। और पेडी प्लेन में क्या होता है, पेडी प्लेन में होता है कि मैदान का जो निर्माण होता है उस क्रिया में जो भूमिका होती है वह होती है पवन का होता है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें भूमिका पवन का होता है, यानी पवन के इसमें अपर्दन का जो भूमिका होता है, जो पवन के द्वारा जो इसमें अपवर्दन आ जाता है, अपवर्दन आ जाता है, उसमें पवन का होता है, पेडी प्लेन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 63 में, 62 में अब आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में लोएस्ट का मैदान नहीं पाया जाता। न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यूक्रेन में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया के बगल में दक्षिणी भाग में न्यूजीलैंड मिलेगा, यूक्रेन आप आ जाइए,
कहाँ आ जाइए, मतलब इसके दक्षिण में लाल सागर है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। लाल सागर नहीं, सॉरी, काला सागर है ना। और अर्जेंटीना तो आपको पता ही है दक्षिणी अमेरिका का है ना, जिसमें हम लोग देखे थे एंडीज पर्वतमाला ही अर्जेंटीना में ही था ना, कंबोडिया में नहीं पाया जाता है। ये देखिएगा 63 में निम्नलिखित लोएस का मैदान तो अभी हम लोग चर्चा किए ना कि जो लोएस जो चीन के पीली नदी के ऊपरी मध्य भागों में पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो है इसका जो निर्माण हुआ है आंधियों के युगों काल से हुआ है, इस पठार में बिछा दिया गया है, जिसमें मतलब आंधियाँ और पानी के द्वारा ये आराम से इसको खिसका दिया जाता है। इसका जो निर्माण मुख्य तरह से रेत और धूलकणों के जमाव से हुआ है। इसमें मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है, इसमें हज़ारों सालों से कृषि भी चलता आ रहा है, लेकिन थोड़ा किसानों को यहाँ पर परेशानी का सामना इसलिए होता है क्योंकि इसे हवा एवं पानी आसानी से बिछाकर क्या करते हैं, खाई बना देते हैं। तो कौन सा जर्मनी में अवस्थित है बता दिए, याद करिए। एटलस तो अफ्रीका में है। पेरनीज कहाँ था, याद करिए। पेरनीज अब स्पेन और पुर्तगाल था ना, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में था, जिसमें हम लोग ये जाने थे ना, पेरनीज में एक अंदोरा का नन्हा देश था ना पेरनीज में। फ्रांस और पुर्तगाल नहीं है, स्पेन। फ्रांस पुर्तगाल तो वो अलग है, वो है मेसेटा का पठार, है ना। फ्रांस और स्पेन, जर्मनी, मुख्यतः जर्मनी में स्थित। कौन, पेरनीज के बारे में, फ्रांस और स्पेन, जिसमें अंदोरा का एक अंदोरा का क्या बोले एक देश है ना वहाँ, अंदोरा का नन्हा, पेरनीज में, जो स्पेन और फ्रांस के बीच में। तो ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा, यही हो जाएगा जर्मनी में। ये ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा और भी था, जिसमें वासजेस था और सियरा नोवादा था, जो कैलिफोर्निया में पाया जा रहा था। तो इसके अलावा 2-3 जो और थे वो ब्लॉक यानी भ्रंश पर्वत के उदाहरण थे। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, यूरोप में है। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ, पेनाइन। पेनाइन है, यूरोप में है। और अपलेशियन अमेरिका में, अरावली भारत में। तो अरावली जैसे ही चर्चा है, ये सभी तो पुराना पर्वत में आ रहा है। देखिए पुराना पर्वत और नया पर्वत भी है, तो अरावली की चर्चा हुई तो देखिए ब्लॉक है, तो ब्लॉक तो कहना उचित नहीं है। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत में 2 चीज़ में ऑप्शन होता है, या तो बलित पर्वत में इसका रहता है या फिर अवशिष्ट पर्वत में आता है ना। तो अगर ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है जिसमें आल्पस भी हो, एंडीज भी हो, तो उसमें जो है अरावली को अवशिष्ट पर्वत ही कहना उचित हो जाता है। अवशिष्ट पर्वत जिसमें अपरदनकारी शक्तियों द्वारा मौलिक पर्वत के घर्षण या कटाव होता है, तो उस अवशिष्ट का भाग कटकर नीचे गिर जाता है, उससे जो निर्माण होता है उसी को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो ये हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, अल्पेशियन अमेरिका का, पेनाइन अमेरिका का। जबकि नवीन में कौन कौन था, याद करिए। एंडीज था, हिमालय था और आल्पस था, ये सभी था एंडीज में ही था ना। यूराल भी था। यूराल तो कहाँ था, यूराल तो हम लोग देखे थे फ्रांस नहीं, रूस में था यूराल, है ना। वो तो आपको शायद कन्फर्म ही होगा, रूस में था, जो गोलाकार था। 65 में देखिए, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे है, वही राइन नदी है, ब्लैक फॉरेस्ट। ये वही ब्लैक फॉरेस्ट है जो, याद करिए, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है ना, जो ब्लॉक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। और यह राइन नदी है। ये राइन नदी यूरोप का शायद 12वां सबसे बड़ा नदी है ना। ये मध्य से गुजरता है जर्मनी का। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। नेक्स्ट 66 में देखिए, पेरनीज की तो चर्चा कर ही ली है, स्पेन फ्रांस के बीच में है, जिसमें हम लोगों ने यह भी जाना कि एक देश यहाँ पर है, कौन सा, अंदोरा का नन्हा देश है पेरनीज में, जो स्पेन फ्रांस के बीच में। 66 में, पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। तो देखिए पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को, वो दर्रा का, शिखर भी है, टिब्बा भी है, पठार भी है, दर्रा। दर्रा मुख्यतः वो होते हैं जो पर्वत और पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग होते हैं, वही को दर्रा कहलाते हैं। 67 में देखिए, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। अब सबसे ऊंचा कह रहा है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लहासे, मैकालू। आइए सबको हम बता देते हैं, सभी ऊंचे पर्वत ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है, यह हिमालय पर्वत का चोटी है। सेकेंड पर केटू है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। केटू की लंबाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा तीसरे नंबर पर 8,598 मीटर। उसके बाद लहासे क्या है, 8,516 मीटर। मैकालू क्या है, मैकालू हो गया 5वां नंबर पर 8,481। तो ये 3 तो एकदम आपको याद रखना है। प्रथम में माउंट एवरेस्ट 8,848 जो नेपाल में है। केटू पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, 8,611 मीटर। और तीसरा है कंचनजंगा, जो 8,598 मीटर, जो सिक्किम और नेपाल यानी सिक्किम में ही है। ये ध्यान में रखना होगा। चौथा नंबर, तीसरा नंबर पर लाहौल से का लंबाई क्या था, 8,516। मेघालय 8,400। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में, ये तो 3-4 बार चर्चा हुआ है, आपको मुंह पर याद हो गया होगा। एंडीज पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका का भाग है। एंडीज पर्वतमाला जो विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में जाना जाता है। इसका सर्वोच्च चोटी एकांगुआ है। एकांगुआ की लंबाई
6,960 मीटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने पर्वत, पठार तथा मैदान से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो कहीं से भी प्रश्न पूछे, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगा। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।